Good evening students, welcome to G All India English Solution. Today we will discuss T.S. Eliot's important question. First question is, when and from where did T.S. Eliot ancestors migrate to America? कब और कहाँ से T.S. Eliot के पूर्वजों ने अमेरिका में बस गए थे? तो कहाँ से बसे थे यहाँ के? ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ये कब आए थे? 1668 में आए थे। ईस्ट कोकर से समरसेट में है। समरसेट में एक विलेज है ईस्ट कोकर, वहाँ से आए थे। और समरसेट कहाँ पर है? ये इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 1900 इलियट वॉन अ गोल्ड मेडल फॉर लैटिन। 1900 में टी.एस. इलियट ने एक गोल्ड मेडल जीता था लैटिन के लिए। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच यूनिवर्सिटी डिड टी.एस. इलियट परस्यू अ कोर्स ऑफ स्टडी इन लैंग्वेज एंड लिटरेचर, द क्लासिक्स, जर्मन, फ्रेंच एंड इंग्लिश लिटरेचर? आंसर सी इज करेक्ट, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। तो कौन सी यूनिवर्सिटी में टी.एस. इलियट ने लैंग्वेज और लिटरेचर में कुछ कोर्स किए थे? क्लासिक्स, और कौन सी लैंग्वेज में किया थे उन्होंने? क्लासिक, जर्मन, फ्रेंच एंड इंग्लिश लिटरेचर में। तो कौन सी यूनिवर्सिटी से किए थे इन्होंने ये? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, टी.एस. इलियट वॉज मच इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज टू टीचर। दो टीचर से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे टी.एस. इलियट। और पहले तो थे जॉर्ज सांतावना, और दूसरे कौन थे? ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, इरविंग बेबिट। तो टी.एस. इलियट दो टीचर से बहुत प्रभावित थे। पहले थे जॉर्ज सांतावना और सेकंड थे इरविंग बेबिट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रीडिंग ऑफ ऑर्थर साइमन्स द सिम्बोलिस्ट मूवमेंट इन लिटरेचर क्रिएटेड इज इंटरेस्ट इन द पोएट्री ऑफ। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ला फोर्जियो अ फ्रेंच सिम्बोलिस्ट। ऑर्थर साइमन का एक वर्क है द सिम्बोलिस्ट मूवमेंट इन लिटरेचर। उसे पढ़ने के बाद उनका लिटरेचर में है ना इंटरेस्ट क्रिएट हुआ टी.एस. इलियट का। तो किसकी पोइट्री में इंटरेस्ट क्रिएट हुआ था? ला फोर्जियो अ फ्रेंच सिम्बोलिस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड टी.एस. इलियट गेट हिज डिग्री ऑफ ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन की डिग्री कहाँ से ली है? 1910 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से। दिस इज द वे द वर्ल्ड एंड्स नॉट विद अ बैंग बट अ व्हिम्पर। यह वही रास्ता है जिसमें संसार का अंत हो जाता है एक बैंग के साथ ही नहीं, बल्कि एक रिरियाने के साथ, विम्पर के साथ, बच्चों के रोने जैसी आवाज़ के साथ। एक धमाके के साथ ही नहीं, बिल्कुल एक धीमी आवाज़ के साथ ही संसार का अंत हो जाता है। तो कहाँ से लाइन ली गई है? द होलो मैन से ली गई हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। वेयर डू दिस लाइन्स अपीयर? कहाँ से लाइन ली गई है? कि टाइम प्रेजेंट एंड टाइम पास्ट आर बोथ कंटेन्ड इन टाइम फ्यूचर एंड टाइम फ्यूचर कंटेन्ड इन टाइम पास्ट। कि वर्तमान में जो समय है या पास्ट, प्रेजेंट और पास्ट को मिल करके हमारा दोनों को मिल करके फ्यूचर बनता है, और फ्यूचर कंटेंट करता है पास्ट में ही। फ्यूचर हमारा कैसा बनता है? वो पास्ट से ही हमारा फ्यूचर बनता है। तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम 4 क्वार्टेट्स से ये लाइन ली गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव गिवन यू पावर ऑफ चॉइस। मैंने तुम्हें चॉइस करने की तो शक्ति दी है, लेकिन तुमने क्या चुना? फ्यूटाइल, स्पेकुलेशन और अनकंसीडर्ड एक्टिंग के बीच तुमने सिर्फ विकल्प में चुना है। फ्यूटाइल बेकार का जो स्पेकुलेशन है, और अनकंसीडर्ड एक्टिंग है, मीन्स जो ना माने जाने वाली एक्टिंग है उसको, और फ्यूटाइल स्पेकुलेशन के बीच में तुमने सिर्फ अल्टरनेट, केवल विकल्प को ही चुना है, जबकि मैंने तुम्हें तुम्हें मैंने शक्ति दी थी चॉइस की। तो ये लाइन ली गई है किसी ड्रामा से, तो वो किससे ली गई है? द रॉक से। ये पेजेंट प्ले है इसका। द रॉक कैसा प्ले है? ये पेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द ट्री गिव्स नो शेल्टर। कि जो डेड ट्री हो जाते हैं, बहुत पुराने ट्री हो गए हैं, उन पर कोई पेड़ पत्तियाँ नहीं लगी हैं, तो वो कुछ छाया तो देती नहीं, और क्रिकेट्स रिलीफ भी नहीं दे रहे हैं, उनकी कोई आवाज़ नहीं आ रही। जो ड्राई स्टोन्स हो जाते हैं, सूखे हुए पत्थर,
उनमें यदि वो पानी में फेंको तो उनमें कोई आवाज़ भी नहीं आती। तो ये लाइन ली गई है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, द वेस्टलैंड से। इम्पोर्टेंट लाइन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ द मून शोन ब्राइट ऑन मिसेस पोर्टर एंड ऑन हर डॉटर दे वॉश देयर फीट इन सोडा वाटर। अरे जो चंद्रमा की जो चांदनी है, चंद्रमा किस पे चमक रहा है? मिसेस पोर्टर और उनकी बेटी पर चमक रहा है, मतलब बहुत चमक रहे हैं वो मून की। जब मून चमक रहा है तो मून की शाइनिंग किस पे पड़ रही है? मिसेस पोर्टर पर और उनकी बेटी पर। और वो क्या कर रही हैं? अपने फीट को, अपने पैरों को सोडा वाटर में धो रही हैं। तो ये लाइन ली गई है द वेस्ट लैंड से। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेनेंट्स ऑफ द हाउस, टेनेंट्स मतलब होता है किराएदार, थॉट्स ऑफ अ ड्राई विरेन इन अ ड्राई सीजन। ये दीज आर द टू लाइन्स ऑफ ग्रोनशन की ये लाइन है। ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, इसका मतलब है लिटिल ओल्ड मैन। तो इस लाइन का मतलब है कि जो घर के किराएदार हैं उनके विचार कैसे हो गए हैं? उनके ड्राई ब्रेन में, जो उनके सूखे हुए दिमाग है, उनके विचार सूखे सीज़न में कैसे हो गए? विचार भी बिल्कुल ड्राई हो गए हैं, उनमें कोई संवेदना नहीं रही है। तो दीज आर द टू लाइन्स ऑफ ग्रोनशन। वे क्वेश्चन है कि हु इंजर्ड हिज ओन रेप्यूटेशन बाय कॉलिंग इलियट अ माइनर पोएट ऑफ 20th सेंचुरी। किसने अपनी ही रेप्यूटेशन को ख़राब कर लिया था टी.एस. इलियट को 20th सेंचुरी का माइनर पोइट कह करके? तो ये डेविड डैचिस थे। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। हु डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ अ क्लासिस्ट इन लिटरेचर, अ रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स एंड एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, टी.एस. इलियट। किसने अपने आप को डिक्लेयर किया था कि वो लिटरेचर में क्लासिस्ट हैं और पॉलिटिक्स में रॉयलिस्ट हैं, शाही हैं, और रिलीजन में एंग्लो कैथोलिक है? तो ये टी.एस. इलियट ने कहा था अपने बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश पोइट्री वुड हैड नो फ्यूचर विदाउट द इनवैल्यूएबल वर्क डन बाय इलियट। कि इंग्लिश पोइट्री का तो कोई फ्यूचर ही नहीं है जब तक कि इलियट के जो इनवैल्यूएबल वर्क है उनके बिना इंग्लिश पोइट्री का कोई भी फ्यूचर नहीं है। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। किसने कहा है? फ्रैंक करमोड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलियट डोमिनेटेड द लिटरेरी सीन एंड केम टू बी नोन एज द पोप ऑफ रसेल स्क्वायर। टी.एस. इलियट ने डोमिनेट किया है लिटरेरी सीन को और वो जाने जाने लगे थे, उन्हें क्या कहा जाने लगा था? पोप ऑफ रसेल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि लैम्प स्पटर्ड कर रही है, आवाज़ कर रही है, मटर्ड बड़बड़ा रही है अंधकार में, और लैम्प हमड कर रही है। जैसे मधुमक्खियाँ करती हैं, बीस करती है हम, तो वो उसकी तरह से बिल्कुल फड़फड़ा रही है, आवाज़ कर रही है। तो ये म्यूज़िकल लाइंस कहाँ से ली गई हैं? राप्सोडी से। ये भी वर्क है टी.एस. इलियट का। ग्रोनशन मैंने अभी पहले भी बताया था आपको भी, ये ग्रीक वर्ड से ग्रोन से लिया गया है, इसका मतलब होता है ओल्ड मैन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द टाइटल स्वीनी अमंग द नाइटेंगल्स द वर्ड नाइटेंगल्स इज यूज्ड एज अ स्लैंग विच मीन्स प्रोस्टिट्यूट मीन्स वैश्या। स्वीनी अमंग द नाइटेंगल्स ये वर्क लिखा है टी.एस. इलियट ने, और नाइटेंगल्स यहाँ पे यूज़ किया गया एक स्लैंग के रूप में जिसका मतलब है प्रोस्टिट्यूट मीन्स वैश्या। टायरसियास जो है वेस्टलैंड में, वो कौन है? बायसेक्सुअल है। इनमें मेल और फीमेल दोनों के गुण हैं। बायसेक्सुअल है यहाँ पे कौन? टायरसियास, वेस्टलैंड में 1922 में पब्लिश हुई थी ये, फ्री वर्स में लिखी गई है। वेस्टलैंड में कौन सी फॉर्म यूज़ की गई है? देखो ये क्वेश्चन आ गया, फ्री वर्स में इनमें यूज़ किया है इन्होंने, टी.एस. इलियट ने फ्री वर्स, ज़्यादातर फ्री वर्स ही यूज़ करा है इन्होंने। अब जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है टी.एस. इलियट के प्ले की वो क्या है? इन्होंने चॉइस रखी है। ये कैरेक्टर कहाँ देखने को मिलते हैं कि हैरी, एमी, अगाथा, मैरी, ये देखने को मिलते हैं द फैमिली रीयूनियन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू रेस्ट इन आवर ओन सफरिंग, अपने दुखों में ही रेस्ट करो, मतलब दुख को झेलो जो दुख मिल रहे हैं, और वो क्या है? इज इवेजन ऑफ सफरिंग, सफरिंग को इवेज करना है। तो सफरिंग को इवेज करना क्या है?
दुख में आराम करना, जो दुख दिए हैं भगवान को उनको बिल्कुल उसको आराम से सहन करते रहो। वी मस्ट लर्न टू सफ़र मोर, और हमें सीखना चाहिए दुखों को ज़्यादा से ज़्यादा सहन करना। तो ये अगाथा ने बोला है इन द फैमिली ऑफ रियूनियन में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोबारा से आ गया ये कि आई डू नॉट नो वेरी मच, कि मैं ज़्यादा तो नहीं जानती। एंड एज आई गेट ओल्डर, जैसे मैं बड़ी हो रही हूँ मैं इतना तो नहीं जानती। आई एम कमिंग टू थिंक हाउ लिटिल आई हैव एवर नोन, कि आई एम कमिंग टू थिंक मैं सोचने जा रही हूँ कि हाउ लिटिल, कि मैंने कितना कम जाना है। मतलब मुझे ज़्यादा नहीं पता जितनी मेरी एज हो गई है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि मैंने कितना कम जाना है। ये लाइन बोली है एमी ने। आंसर ए इज़ करेक्ट इन द फैमिली रीयूनियन में। लव कंपेल्स क्रुएल्टी, लव है ना बाधित करता है क्रुएल्टी को, निर्दयता को। उनके लिए जो प्रेम को समझते ही नहीं है। ये लाइन ली गई है द फैमिली रीयूनियन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमी कंप्लेन्स द एंड accuse her sister Agatha saying 35 years ago you took my husband from me and now you take my son. Where do these lines where do these sisters appear? कहाँ ये दोनों बहनें दिखाई देती हैं कि एमी ना कंप्लेन करती है और अपनी बहन को अगाथा को वो ये कहते हुए दोषी ठहराती है कि 35 साल पहले तुमने मेरे हस्बैंड को मुझसे छीन लिया था और अब तुम मेरा बेटा भी मुझसे ले रही हो। तो ये लाइन बोली है इन द फैमिली रीयूनियन में बोली गई है। और ये दो सिस्टर फैमिली रीयूनियन में, अगाथा और एमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ यूज द ग्रीक ओरेस्टस मिथ, किसने ग्रीक ओरेस्टस पौराणिक कथा को यूज़ किया है और ग्रीक कंसेप्शन को फ्यूरीज की एज द बेसिस ऑफ द प्ले, किसके आधार पर? द फैमिली रीयूनियन के आधार पर। तो ये टी.एस. इलियट ने यूज़ किया है ग्रीक ओरेस्टस मिथ को और ग्रीक कंसेप्शन ऑफ द फ्यूरीज को। किसमें यूज़ किया है इन्होंने? द फैमिली रीयूनियन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कैसा प्ले है? पोइटिक प्ले है ये। फिर मर्डर इन द कैथेड्रल, ये रेफ़र करता है मर्डर ऑफ आर्की बिशप को। ये कौन है आर्की बिशप? ये हैं थॉमस बेकेट ऑफ कैंटरबरी, कैंटरबरी के थॉमस बेकेट। 4 योद्धा दिखाए गए हैं, 4 नाइट्स एंड 4 टेम्पटर, ललचाने वाले। ये कहाँ दिखाए गए हैं? मर्डर इन द कैथेड्रल 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेस्टिनी वेट्स इन द हैंड्स ऑफ गॉड नॉट इन द हैंड्स ऑफ स्टेटमेंट। द कोरस बोलती हैं, ये भी बोलती हैं, ये किसमें बोलती हैं? ये द मर्डर इन द कैथेड्रल में, कि भाग्य ना ईश्वर के हाथों में प्रतीक्षा नहीं करता, वो तो राजनेता भाग्य ईश्वर के हाथों में ही होता है, ना कि राजनेताओं के हाथ में। ये लाइन बोली है कोरस ने। कोरस होता है जो ग्रुप ऑफ पोएट्स, ग्रुप ऑफ सिंगर्स होते हैं। द एक्शन इज सफरिंग, एक्शन को सफ़र करना है और सफ़र करना ही एक्शन है। नाइदर डज द एजेंट सफ़र, ना तो एजेंट सफ़र करते हैं ना ही पेशेंट कार्य करते हैं। ना तो एजेंट सफ़र करते हैं ना ही पेशेंट कार्य करते हैं। ये लाइन ली गई हैं, ये किसने बोली हैं? द कोरस ने बोली है द मर्डर इन द कैथेड्रल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्टियरडम इज़ द थीम ऑफ, मार्टियरडम मीन्स होता है शहादत। ये थीम है किसकी? मर्डर इन द कैथेड्रल। देखो एम से ही है ये, तो इससे आप लगा लेंगे गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लॉट ऑफ द कॉकटेल पार्टी इज़ मेड अप ऑफ 2 स्टोरी। जो कॉकटेल पार्टी का प्लॉट है वो 2 स्टोरीज से मिल के बना है। और कौन सी ऐसी कनेक्टिंग लाइन है जो इन्हें दोनों को जोड़ रही है? वो है, कौन जोड़ रहा है इन्हें? ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, सर हेनरी हारकोर्ट रैली। तो द प्लॉट ऑफ द कॉकटेल पार्टी इज़ मेड अप ऑफ 2 स्टोरीज, 2 स्टोरी से बना है। और किसने कनेक्ट किया है इन्हें दोनों स्टोरीज़ को? सर हेनरी हारकोर्ट रैली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पोइटिक प्ले टी.एस. इलियट का ऐसा जिसमें ना तो कोरस है ना ही घोस्ट है?
तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, द कॉकटेल पार्टी में ना तो घोस्ट दिखाया गया है कोई और ना ही कोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो पीपल, दो लोग, हु नो, जो जानते हैं, दे डू नॉट अंडरस्टैंड ईच अदर, जो एक दूसरे को जानते तो हैं, दो लोग जो एक दूसरे को जानते हैं लेकिन एक दूसरे को समझते नहीं हैं। ब्रीडिंग चिल्ड्रन हुम दे डू नॉट अंडरस्टैंड, बच्चों को जन्म भी देते हैं, पालते पोसते हैं, लेकिन वो उन्हें समझते नहीं हैं। एंड हु विल नेवर अंडरस्टैंड दैम, और ना ही वो उन्हें कभी समझेंगे। तो ये लाइन ली गई है द कॉकटेल पार्टी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवर्ड लवीनिया, एडवर्ड पीटर क्विल्प, सीलिया कोपलस्टोन, जूलिया एलेक्स एंड गार्जन अपीयर इन द कॉकटेल पार्टी। तो ये सारे कैरेक्टर दिखाए गए हैं द कॉकटेल पार्टी में। एडवर्ड लवीनिया, एडवर्ड पीटर क्विल्प, सीलिया कोपलस्टोन, जूलिया एलेक्स और गार्जन्स दिखाए गए हैं ये सब कॉकटेल पार्टी में। कॉकटेल पार्टी का प्लॉट क्या है? ये है एल्सेस्टिस बाय यूरोपिडस से लिया गया है कॉकटेल पार्टी का प्लॉट। एल्सेस्टिस वर्क है यूरोपिडस का, वहाँ से लिया गया है कॉकटेल पार्टी का प्लॉट। द वेस्टलैंड किससे डेडिकेट किया है टी.एस. इलियट ने? तो एजरा पाउंड को, जो 1914 में इनसे मिला था जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। आप ऐसे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो कौन सी पोएम ऐसी है जो ऑटम में लिखी गई थी, पतझड़ में 1921 में लोसाने में लिखी गई थी, जो कि स्विट्ज़रलैंड में है। एंड फर्स्ट पब्लिश इन सीरियल फॉर्म इन द क्राइटेरियन, सीरियल फॉर्म में तो ये क्राइटेरियल में आया था अक्टूबर में, और नवंबर में 1922 में आया था ये। और कौन सा वर्क है ये? द वेस्टलैंड। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टी.एस. इलियट ने अपने विचारों को, जो इम्पर्सनैलिटी ऑफ पोइट्री के विचार हैं और पोइटिक प्रोसेस के, वो किस एस्से में इन्होंने एक्सप्रेस किए हैं? तो ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट 1919 में। इलियट के अनुसार परफेक्ट पोइट्री प्रोड्यूस की जा सकती है कब? जब यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी होती है, कि जब सेंसिबिलिटी का यूनिफिकेशन होता है तब क्या किया जा सकता है? पोइट्री को प्रोड्यूस किया जा सकता है, परफेक्ट पोइट्री को। नो पोएट, नो आर्टिस्ट ऑफ एनी सॉर्ट हैज़ हिज कंप्लीट मीनिंग अलोन, हु सेड? टी.एस. इलियट। कि ना तो किसी पोएट का, ना आर्टिस्ट का किसी भी प्रकार के कोई कंप्लीट मीनिंग होता है अकेला। ये किसने कहा है? टी.एस. इलियट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्सनैलिटी ऑफ एन आर्टिस्ट इज़ एन कंटिन्यूअल सेल्फ सेक्रीफाइस, स्वयं को बलिदान करना ही है आर्टिस्ट का जो व्यक्तित्व है, और कंटिन्यूअल एक्सटिंक्शन ऑफ पर्सनैलिटी। तो ये जो विचार हैं टी.एस. इलियट ने किस में दिए हैं ये? तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, इलियट इन ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट में। कि पर्सनैलिटी के, एक कलाकार के जो